हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है शिक्षण मार्ग। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको करवाएंगे विभिन्न जो सरकारी परीक्षाएं आयोजित होती है उसका जो सिलेबस होता है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक इतिहास का है। इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से ही अर्थ निकलता है कि सिंधु शब्द इसमें इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके जो स्थल पाए गए ये जो सभ्यता है इसके जो स्थल पाए गए हैं वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि काफी प्रचलित है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो जो पहला नगर मिला वो हड़प्पा था। और ऐसा किया जाता है पुरातात्विक विभाग में कि जो पहले मिले नगर के आधार पर नामकरण किया जाता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब आइए चलते हैं इसके खोज पर। तो सबसे पहले जो चार्ल्स मेशन थे, चार्ल्स मेशन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार यह बात जाहिर की या जिक्र किया कि यहाँ पे किसी प्रकार की सभ्यता हो सकती है। ये 1826 में उन्होंने एक मैगजीन थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज, आप इसको मेंशन कर ले, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इस मैगजीन के माध्यम से उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। बट इसके बाद आते हैं बर्टन बंधु पे। बर्टन बंधु जो कि दो इंजीनियर भाई थे, उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाते हुए उन्हें कुछ ईंटें मिली जो कि इस बात को सिद्ध करती थी कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। ये 1856 में हुई। इसके बाद एक थे सर अलेक्जेंडर कलिंघम। सर अलेक्जेंडर कलिंघम वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1853 से 1856 के बीच इस जगह का 2 बार यात्रा की और उन्होंने इस बात को माना कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी या इस बात को लोगों के सामने रखा। अब आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख बनाए गए और उन्होंने उनके नेतृत्व में ही पहली बार जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू हुई। तो उनके नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, जो भारतीय व्यक्ति जो जिन्होंने नेतृत्व किया खुदाई का, उनका नाम था दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम जो है राय बहादुर दयाराम साहनी था। इनके नेतृत्व में पहली बार खुदाई हुई। तो इन्होंने जो है वो खुदाई में हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहले जो मिली वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई 1921 में। इसके बाद और एक नाम आता है राखलदास बैनर्जी। इसे कहीं कहीं पे आरडी बैनर्जी भी लिखा रहता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राखलदास बैनर्जी हमने पढ़ा था, आरडी बैनर्जी लिखा है, तो दोनों सेम है। तो उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की सन 1922 में। ये दोनों ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में। अब आते हैं इसके काल पर। तो जो इसका काल है, सर जॉन मार्शल ने बताया कि इसका जो काल रहा होगा, समय रहा होगा, वो 3300 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व रहा होगा। परंतु जो सर्वमान्य मत है, जो कार्बन 14 पद्धति आप लोग जानते होंगे कि पुरातात्विक स्रोतों का जो काल है, जो उनका एज है, वो पता लगाने के लिए सबसे सर्वमान्य पद्धति जो है साइंटिफिक पद्धति कार्बन 14 पद्धति, उसके माध्यम से जो पता किया गया, तो उसका सर्वमान्य जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा है। अब आते हैं हम इसके नाम पर। तो इसका जो नाम है, मुख्यतः 3 नाम प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर मिला, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा जो नाम हम पढ़ते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि इसका जो पहला नगर मिला था, पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता। एक और नाम आता है जो कि बहुत कम चर्चित होता है, परंतु ये नाम भी है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि बाद में जो है खुदाई के दौरान इसके स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे भी पाए गए। सरस्वती नदी के किनारे इसके कुछ स्थल पाए गए, इसीलिए बाद में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। अब आते हैं हम इसके निर्माण पर कि इसका विकास कैसे हुआ, किन लोगों ने इसका निर्माण किया। तो इस चीज को हम समझेंगे। 2 मत इसके मुख्य प्रचलित हैं। जो कुछ विदेशी पुरातत्वविद थे
उन्होंने ये कहा कि इसका निर्माण का जो श्रेय है वो मेसोपोटामिया, एक सभ्यता रही है मिस्र के पास की सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, और मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक हिस्सा रही है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का ही हिस्सा रही है सुमेरियन सभ्यता, वहां के लोगों को श्रेय इन्होंने दिया। ये श्रेय देने में मुख्यतः डीडी कौसाम्बी, चार्ल्स व्हीलर, गार्डन चाइल्ड जैसे कुछ विदेशी प्रमुख थे। उन्होंने ये कहा कि इसका निर्माण जो है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया, और इसे सिद्ध करते हुए उन्होंने यह तर्क दिया कि इसके जो भवन, जो यहाँ भवनें थी वो भवन, मुहरे जो थी वो ईंटें, ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हुई पाई गई। दोनों सभ्यता में ये चीजें समान थी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया। और एक और मत प्रचलित है, राखलदास बनर्जी, आपने पहले ही पढ़ा है, राखलदास बनर्जी भारतीय पुरातत्वविद थे। उन्होंने इसका श्रेय जो है वो द्रविड़ जाति के लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो श्रेय है वो द्रविड़ जाति के लोगों को जाता है, इस सभ्यता की स्थापना जो है द्रविड़ जाति के लोगों ने की। और उन्होंने इसके संबंध में तर्क दिया कि ये जो सभ्यता थी इसकी ईंटों की आकृति जो थी वो मेसोपोटामिया के सभ्यता के जो ईंटों की आकृति थी दोनों भिन्न भिन्न थी, दोनों के साइज अलग थे। इसके अलावा उन्होंने जो मोहर जो मिले थे दोनों के मोहरे अलग थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरे और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे दोनों अलग थी। इसके अलावा जो एक मुख्य बिंदु यहाँ पर आता है वो है नाली व्यवस्था। यहाँ पे मेसोपोटामिया व्यवस्था में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत बड़ी विशेषता पाई गई, इसकी विस्तृत और सुव्यवस्थित नाली प्रणाली जो थी, जल निकासी व्यवस्था जो थी वो इसमें पाई गई। ऐसा इन तर्कों को देते हुए राखलदास बनर्जी ने इसका श्रेय जो है द्रविड़ जाति को दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेषताएं हम आगे विस्तार पूर्वक, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ेंगे, परंतु अभी हम देखते हैं कुछ विशेषताओं में। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? शहरी सभ्यता। अब हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं कि भारत का जो इतिहास रहा है, भारत का जो मतलब सभ्यताएं रही हैं वो उल्टे क्रम में चली है क्रमशः। क्या हुआ कि जो पहले सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी, पर बाद में जो सभ्यता आई, जो बाद में सभ्यता, जैसे वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो हम लोग कहीं ना कहीं सभ्यता पीछे होती चली गई और फिर से नई फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होने लगी। तो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पर। शहरी सभ्यता थी, यानी कि नगर था, भवन थे, चौड़े सड़कें थी, नाली व्यवस्था थी, मतलब जो शहर में होता है उस तरह से बिल्कुल शहरी सभ्यता यहाँ थी। सेकंड पॉइंट है हमारा विस्तृत एवं विकसित सभ्यता। विस्तृत से हमारा तात्पर्य है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, बहुत बड़े क्षेत्र में थी। और दूसरा विकसित सभ्यता, मतलब यहाँ का जो सभ्यता था, जो सभ्यता थी यहाँ की वो काफी विकसित थे, लोगों की जो जीवन शैली थी वो काफी विकसित थी, लोग बहुत एडवांस थे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं शांतिप्रिय सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे शांतिप्रिय सभ्यता कहा जाता है। शांतिप्रिय सभ्यता क्योंकि यहाँ पे युद्ध के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध लड़ते थे या युद्ध करते थे। नॉर्मली ये सामने आया है अभी तक की खोज से कि यहाँ के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे। फोर्थ हमारा पॉइंट है व्यापार प्रधान। यहाँ की जो सभ्यता थी, अर्थव्यवस्था थी, वो व्यापार प्रधान थे, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थे और एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, उद्योग एवं कृषि कार्यों से परिचित थे। तो यहाँ के जो लोग थे उद्योग से परिचित थे। उद्योग जैसे कि मनके बनाने का कारखाना यहाँ पे पाया गया, यानी कि वो लोग जानते थे। आभूषण मिले हैं, यानी कि आभूषण बनाना वो जानते थे। इस तरह के जो उद्योग थे, कुछ औजारें मिली हैं जिनसे भी ये सिद्ध होता है कि वो औजार बनाने का उद्योग भी यहाँ प्रचलित था। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जो थे वो उद्योग से परिचित थे। इसके अलावा कृषि कार्य, यहाँ पे बहुत सारे कृषि कार्य के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने वाले हल मिले हैं। इसके अलावा गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो है कपास, सूती वस्त्र के उद्योग से भी ये परिचित थे, कपास उगाने से, कपास के उत्पादन से ये परिचित थे। तो और संभवतः जो कपास है, पहली बार जो है कपास यहीं पे उगाया गया और ये इसमें बहुत ही पारंगत थे। तो इसीलिए यहाँ के जो लोग थे वो उद्योग एवं कृषि कार्यों से परिचित थे।
हमारा आखिरी पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि इन लोगों ने कांसे का प्रयोग सीख लिया था। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके और बाकी पॉइंट्स पर, इसके विस्तृत रूप से जानेंगे इसके विशेषताओं के बारे में, इसके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में और इससे जुड़े विभिन्न अलग अलग विषयों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो